हम बने भी रहेंगे जी और सोनी, यानी एक बार राजेश पालविया भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमसे बने हुए हैं। राजेश मॉर्निंग, पहले आपसे ट्रेड सेटअप भी समझना चाहेंगे, लेकिन आपसे पहला रिएक्शन इस डील पर लेना चाहेंगे कि अब इसके बाद किस तरह की मूवमेंट जी के स्टॉक पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब ये डील की बात हुई थी हमें याद है तब बात हो रही थी कि री रेट होगा स्टॉक, और स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव भी देखने को मिली थी। अब कैसा चार्ट सेटअप देख रहे हैं आप जी का, यहाँ कैसे मौके बनने चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, अगर किसी को ऐड करना हो तो क्या इन लेवल्स पे कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, जिस तरीके से जी का सेटअप है हम देखें कि काफी कल के सेशन में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना था। हालांकि स्टॉक ने एक डिप लेके जो रिकवरी दी थी वो दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से जैसे ये 355 360 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक और अप मूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके वीकली और मंथली सेटअप है, इसमें स्टॉक में जैसे 360 का लेवल क्रॉस होगा 380 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में तो यहाँ पे आप जिनके पास भी पोजीशन है या नया फ्रेश यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो 335 यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। और हमें लगता है 360 380 तक की अपसाइड ये स्टॉक में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि 53% हिस्सेदारी है तो 25% ज्यादा हिस्सेदारी होने पर राइट इशू कंपलसरी हो जाता है, तो राइट इशू भी आएगा। और ये बताया जा रहा है कि 26 करोड़ शेयरों का एक राइट इशू हो सकता है इस डील के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा राइट इशू। एक और इंपॉर्टेंट है, पुनीत गोयनका नई कंपनी के सीईओ बने रहेंगे। असल में मामला सिर्फ यहीं आके रुक रहा था कि पुनीत गोयनका को पुराना इन्वेस्टर जो कि 17% स्टेक रखता है इन्वेस्ट को, वो हटाना चाहते थे। ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन आखिरकार इसी पूरी प्रोसेस के बीच में सोनी और जी की डील की खबर निकल के आई कि ये डील कर सकते हैं। ये खबर 1.5-2 महीने पहले भी आई थी उठ के, लेकिन उससे पहले ये खबर नहीं थी। बाद में खबरों का दौर बहुत चला, फिर ये बात हुई कि जो नया इन्वेस्टर है जो कि 17% होल्डिंग रखता है, उन्होंने भी कहा कि हमने रिलायंस के साथ भी बातचीत की थी, लेकिन बाद में जी की मैनेजमेंट ने माना नहीं बात। लेकिन फिर जी ने सोनी के साथ जो उसकी पुरानी चर्चा चल रही थी उसको लेकर बात आगे बढ़ाई, बात आगे बढ़ गई, सोनी के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट को मंजूरी मिल गई है। और एक और चीज, ये बोर्ड का अप्रूवल है जो आज आप यहां पे देख पा रहे हैं। पुनीत गोयनका नई कंपनी के सीईओ बने रहेंगे। 47% तक की हिस्सेदारी यहां पे बढ़ाई जा सकती है। जो पुराने प्रमोटर हैं यानी कि जी के जो प्रमोटर हैं चंद्रा फैमिलीज, वो चाहे तो 47% तक की स्टेक यहां पे ले सकते हैं। फिलहाल 53% की हिस्सेदारी उनके पास है। अब ये 4% की हिस्सेदारी है सिर्फ जी वालों के पास, लेकिन और जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फंड्स के पास है, जिसमें 17% एक फंड है, 8% एक फंड के पास है, 3% अलग अलग फंड्स के पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के जो राइट इशू आ रहा है 26 करोड़ शेयरों का, क्योंकि 53% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, तो सारी चीजें अभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बाहर निकल रही है, बट इट्स अ गुड डील फॉर द जी। करेक्ट, यानी जी प्रमोटर फैमिली अब फ्री है, अपने 4% स्टेक से बढ़ाकर इससे लगभग 20% तक कर सकते हैं। अब इस डील के मायने क्या है, सोनी के आने के बाद किस तरह से इस पूरी इस कंबाइंड एंटिटी को देखना चाहिए। सोनी विल ऑफ कोर्स ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द टेबल। गेमिंग चैनल्स आएंगे, स्पोर्ट्स चैनल आएंगे, इनफैक्ट एक ग्लोबल प्लेयर। दो बड़े जायंट है एक्चुअली सोनी और जी, और दोनों मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। पूजा के पास और भी जानकारी है, पूजा जरा बताइए और कुछ वैल्यू एडिशन इसके बारे में। जी देखिए, जी और सोनी के बीच अगर मर्जर हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके के पिक्चर निकल कर आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो काफी कुछ डिटेल्स हम बता चुके हैं दर्शकों को, लेकिन एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि इसके बाद पिक्चर किस तरीके की होगी। अगर जी की बात करें तो इस वक्त जो चैनल्स हैं जी के पास वो करीब 49 है, सोनी के पास 26 चैनल्स हैं। देश में जो मौजूदगी है वो जी के पास, जी की जो प्रेजेंस है वो करीब 170 राज्य स्टेट से ज्यादा है, और सोनी की 167 के आसपास है, तो लगभग दोनों की 170 सिटीज में मौजूदगी है। जो दर्शक की पहुंच है वो जी की 60 करोड़ के आसपास है, सोनी की अगर बात करेंगे तो 70 करोड़ के आसपास के दर्शकों की पहुंच है। और मार्केट शेयर की बात करेंगे तो जी के पास जो मार्केट शेयर है वो फिलहाल 18% है, सोनी के पास 8% का मार्केट शेयर है। तो सोनी को क्लियरली यहाँ पे फायदा मिलने की बात की जा रही है। एक स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है Z5 है जी का, जो कि हम जानते हैं, और सोनी के पास सोनी लिव का है, तो ये दोनों भी जब मिल जाते हैं तो एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी खड़ा होने की बात की जा रही है। मर्जर के बाद जो कुल चैनल होंगे उसमें 75 चैनल्स की बात की जा रही है, और भारत में जो दर्शक है अगर इन दोनों के मर्जर की बात करें तो 26% का जो मार्केट शेयर होगा वो इन दोनों कंपनियों के पास होगा। तो एक काफी बड़ी
मर्जर डील इस वक्त यहाँ पर बताई जा रही है। और जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब से ये डील अनाउंस हुई है, जी एंटरटेनमेंट के शेयर में और जी ग्रुप के शेयरों में भी काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, आशीष दास इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आज समय दिया आपने, आज इस डील पे जरा मैं आपका एक व्यू पॉइंट भी जानना चाहता हूँ। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस डील पे जो अभी सोनी और जी की हुई है? ये बेनिफिशियरी जी कितना है, और क्या जो बातें बताई जा रही हैं कि राइट इशू होगा 26 करोड़ शेयरों का, 47% तक जी की फाउंडर मेंबर्स पुराने ले सकते हिस्सेदारी, ये कितना पॉजिटिव है जो लिस्टेड कंपनी है जी एंटरटेनमेंट उसके लिए? Thank you for having me. And yes, ये merger definitely positive है जी के लिए। जी के पोर्टफोलियो में जो कमियां थी, like they can become stronger in those portfolio, and both after the merger also ये leading media player बन जाएंगे। They would suppress the leader Star India. So and सबसे पॉजिटिव ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इश्यू था that would come down. So वो कंसर्न जो इन्वेस्टर्स का था वो पॉजिटिव ही है कंपनी के लिए। एंड राइट इश्यूज का मैंने डिटेल देखा नहीं, मैं जस्ट आई एम गोइंग थ्रू इट, एंड डेफिनेटली बट द डील इज पॉजिटिव एंड वैल्यूएशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, बिकॉज नाउ कॉर्पोरेट द बोर्ड मेंबर विल चेंज, एंड जो कंसर्न्स थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज का वो भी कम हो जाएगा, एंड नाउ देयर शुड बी मल्टीपल रीरेटिंग होना चाहिए, एंड इट्स पॉजिटिव। अभी आपके पास वापस भी लौट रहा हूँ, थोड़ा और भी आपसे पता करना होगा हमको, और इस बीच ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज जालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। तो आज इसी खबर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चनिंग का सेशन। ये जी जो सोनी की डील हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं और जी के लिए कितना टर्न अराउंड हो सकता है सर? देखिए, ये डील आने वाली थी, ये खबर यह बज मार्केट में चल रही थी, और कल जो हमने जी में मूवमेंट देखा था सेकंड हाफ में, कई मीडिया फोरम्स पे, इकोनॉमिक टाइम्स में और अजीत वर्मन ने, कई लोगों ने कल ऑलरेडी ट्वीटिंग चालू कर दी थी ये बोल करके कि भाई लगता है जी और सोनी की डील चली जाएगी। तो दो बड़ी बातें हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर कुल दिस बी ए केस ऑफ बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, बिकॉज डिम्पी जिस प्रकार से हमने देखा है कि जी स्टॉक की जो पोजीशनिंग थी, वो पोजीशनिंग इस डील के सेल थ्रू को लेकर के दोबारा हो चुकी थी। जब पहली बार डील अनाउंस हुई थी तो स्टॉक के अंदर 30 से 35% का अच्छा उछाल आया था, उसके बाद स्टॉक गिरा, 300 के नीचे गया, सबको लगने लगा भाई इन्वेस्ट को माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, उसका इसमें बेनिफिट है, वो डील क्यों रोकेगा, और जाहिर है उन्होंने डील नहीं रोकी। सो कुड इट बी ए केस ऑफ बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, जैसा हमने इंडिया बुल्स फाइनेंस में देखा था, जैसा हमने भारतीय में देखा था। यह तो आज 9:15 या 9:30 बजे ही पता लगेगा। दूसरी बात होती है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, उस पर आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं फुल्ली इस बात को इंडोर्स करूंगा कि इस इवेंट से जी का पी मल्टीपल बढ़ सकता है। हम देख रहे हैं ग्लोबली किस प्रकार के स्टैक्स बन रहे हैं मीडिया के अंदर, भाई कॉमकास्ट हो, भले डिज्नी हो, तो इंडिया के अंदर भी उस तरह का एक स्टैक बढ़ रहा है। फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है? कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी ओवरप्ले। अभी इस कंबाइंड एंटिटी की जो टोटल मार्केट शेयर रहेगी वह करीब 26% रहेगी। प्रॉफिट की आप बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। गेमिंग और स्पोर्ट्स जैसे जो नीश पॉकेट्स है, जो कि हाई ग्रोथ पॉकेट्स है, वह भी जी के पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो जी का जो स्टॉक था डिम्पी 2019 के बाद, वह जो पूरा डेट का इश्यू आया था, उसके बाद मैसिव रूप से डीरेट हुआ था। क्या इस डील के बाद इसका पी मल्टीपल नॉर्मलाइज हो जाएगा? मेरे को लगता है होगा। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म री रेटिंग है। और इसके अलावा अगर मीडिया की बात करें डिम्पी, हम एक मीडिया कंपनी है बेनेट एंड कोलमैन, जो इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। उस डिस्क्लोजर के साथ अगर मैं बोलूं तो आप मीडिया कंपनीज को देखिए, द कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया इज नॉट इवन $15 बिलियन। तो क्या इतने बड़े इकोनॉमी में क्या आपको मीडिया सेक्टर इस पी मल्टीपल पे मिल सकता है? द आंसर टू दैट इज नो। तो मेरे को क्या लगता है कि पूरा का पूरा
जो मीडिया सेक्टर है इट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ री रेटिंग। इसमें जबरदस्त री रेटिंग हुई थी, इकोनॉमी में मार पड़ी थी, डिजिटल को लेकर के टेलीविजन बिजनेस, एनालॉग बिजनेस को काफी नुकसान हुआ था, मगर अब न्यूज मीडिया कंपनीज के अंदर एक भारी हिस्सा डिजिटल से आता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल के अंदर जो हो रहा है वो न्यूज मीडिया को, टेलीविजन मीडिया को उसका नुकसान होगा। अब जो बुके लेवल पर वह काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सेक्टर है जो 2022 में री रेट हो सकता है, आई थिंक मीडिया हो सकता है। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज, बिल्कुल, तो मीडिया सेक्टर के लिए भी ये एक बड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। और इनफैक्ट अगर हम पीछे के दिनों में ट्रेडिंग डेज में देखें भी तो मीडिया स्पेस वन ऑफ द गेनर्स भी रहा। कल रिकवरी दिखी बाजार में और मीडिया स्पेस में भी अच्छा बाउंस बैक किया और लास्ट के आवर्स में जी के स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने मिली। लेकिन अगर इन डिटेल्स को और थोड़ा समझना पाए, डील्स को और समझने की कोशिश करें, क्योंकि पुनीत गोयनका बने रहेंगे सीईओ, वो एक बड़ा ऑब्जेक्शन था इन्वेस्टको को। लेकिन अब जब पुनीत गोयनका बने रहेंगे जी और इस कंबाइंड एंटिटी के बोर्ड पे अब सोनी की तरफ से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम आ रहा है, वहां पर भी एनपी सिंह शायद शामिल होंगे। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, एक बड़ी एंटिटी तो है ही, लेकिन ये जी के फेवर में कितना रहेगा पुनीत गोयनका का बने रहना? Priyanka, has Puneet Goenka done a good job of running Zee with the kind of cost, in this kind of an environment, margin or cost की अगर हम बात करें तो answer to that is yes. I think Zee with the library they have, with the understanding of content they have, the brand they have, the margins they have, पुनीत गोयनका साहब ने बेहतरीन काम करा है। सोनी मर्जर के बाद किस तरह से सिनर्जीज वो बढ़ा पाएंगे? देखिए प्रियंका, नॉट एवरी मर्जर इज सक्सेसफुल, मगर जो मर्जर सक्सेसफुल होते हैं और उनमें सिनर्जीज अगर आती हैं तो फिर पूरी डील की वजह से बिजनेस की कॉम्पोजिशन बदल जाती है। आई रियली होप दैट दिस मर्जर गोज इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज सिनर्जीज लगता है रहेंगी। जहाँ तक पुनीत गोयनका की हिस्सेदारी की बात है, मैं फाइन प्रिंट में पढ़ रहा हूँ, बिकॉज जब पहली बार डील आई थी तो उसमें यह स्पष्ट था कि दे हैव एन ऑप्शन टू इंक्रीज द ओनरशिप फ्रॉम करंट 5% टू 20%। तो अगर अलाउड है तो एक प्रकार का ऑल भी इंडोर्समेंट है कि भाई इसकी वजह से जी के अंदर जो प्रमोटर की बाइंग है वो चलती रहेगी। कुल मिलाकर ये अच्छी डील है प्रियंका। आई मीन अगर मुझे एक लाइन में इसका स्पष्टीकरण करना हो तो कुल मिलाकर के अच्छी डील है। ये डील और सिनर्जीज अगर किक इन होती हैं तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म के अंदर जी के स्टॉक के अंदर री रेटिंग जरूर हो सकती है। सर, एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी जी ग्रुप में जब शुरू हुई थी और सोनी की डील की वजह भी बनी, वो था उसका डेट। क्या इस डील के बाद हम ये मान के चलें कि जी एंटरटेनमेंट में डेट वाला ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि इस डील के अंदर डेट का एक्विजिशंस भी इंक्लूड है? ये देखिए, वो जो डेट का इशू आया था प्रमोटर की पर्सनल बैलेंस शीट में आया था, और उस प्रमोटर की पर्सनल बैलेंस शीट में जो इशू आया था उसकी वजह से प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज करे थे। वह प्लेज करके उन्होंने मार्केट में से पैसा लिया था, उसी पैसे से उन्होंने दूसरे इंफ्रा और दूसरे बिजनेस इंक्यूबेट करे थे। क्योंकि उनके इंफ्रा बिजनेस और दूसरे बिजनेस में समस्या आ गई थी तो प्रमोटर का जो माल था या जो ओनरशिप थी वह बिकॉज वो प्लेज शेयर थे, शेयर गिरे तो वह बिक गए थे। उसके बाद इन्वेस्टको ने प्रमोटर का बड़ा चंक दिया था और प्रमोटर्स की यू मस्ट अपलॉड व्हाट दे आर डूइंग, विच इज दैट उन्होंने एक तरीके से जो डेट की ऑब्लिगेशंस थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस पे डिफॉल्ट नहीं करा। तो डेट को लेकर के अगर आप देखें कि इंडिविजुअल कंपनी लेवल पर क्या चेंज आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा। जो आप डेट इशू की बात कर रहे हैं डिम्पी, वह प्रमोटर की पर्सनल बैलेंस शीट में था। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए और सभी को होनी चाहिए, मेरे माफिक सभी को ये बात पे पता लग जाए। एक और चीज मेरे को सर आपसे पता करनी है। एक्चुअली डील में हम सब कुछ गुडीज देख रहे हैं अभी कि सोनी आ रहा है 53%, प्रमोटर 47% तक अपना स्टेक लेके जा सकता है, स्वैप रेशियो भी आई है। एक चीज आपसे और मेरे को पता करनी है, अभी चैलेंजेस क्या रहेंगे इस डील के बाद? भी कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना जो अभी इनको इमीडिएटली फेस करने पड़ेंगे। टिम्पी, कोई भी डील के अंदर सिनर्जीज को लेकर के काफी चैलेंजेस आते हैं। कितनी भी जब डील होती है तो ऑब्वियसली जब प्रमोटर दो तरीके के आते हैं तो ऑब्वियसली डील में उनको दिखता है कि भैया द फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड दैट इज द रीजन व्हाई टू कंपनीज कम टुगेदर। आई थिंक इस डील के अंदर एक लेवल ऑफ कंपल्शन जरूर है। इसके अलावा एक लेवल ऑफ मैं ये बोलूंगा कि कंपल्शन इसलिए है बिकॉज अगर हम फ्यूचर ऑफ मीडिया देखें तो फ्यूचर ऑफ मीडिया के अंदर अब बड़े स्टैक्स बन रहे हैं, ऐसे स्टैक्स बन रहे हैं जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए, जिनके अंदर गेमिंग और स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप सोनी को इंडिपेंडेंटली देखें तो सोनी इंडिपेंडेंटली कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा पा रहा था। सोनी
और जी का जो कंटेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। मगर डील की सिनर्जीज किस प्रकार से आएंगी, डील को लेकर के किस प्रकार के रेगुलेटरी इश्यूज आएंगे, डील को लेकर के आप किस प्रकार के मार्केट में और किस प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं, इस डील के बाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के क्या होगा, क्योंकि जी के डिस्ट्रीब्यूशन के भी वो हैं, जी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो यह सब चीज़ें धीरे धीरे अनवील होगी। मगर मैं फिर उस बात पे जाऊंगा कि शॉर्ट टर्म में जिसे हम कहते हैं कि टेक्निकल और सेंटिमेंट को लेकर के, कुड दिस बी अ केस ऑफ बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, बिकॉज markets in last 10 and 15 days were in a sense pricing that this deal will go through. बिल्कुल। तो ये डील्स के बारे में जो पूरा एक ब्यौरा था वो भी हमने आपको दिया। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और डील पर डिटेल में डील की जो फंडामेंटल्स थे वो डिटेल में दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये डील्स से जुड़े जो भी एक व्यू था वो हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ आशीष दास इस वक्त बने हुए हैं। आशीष, अब आपसे समझना चाहेंगे, हमने देखा था कि जब ये खबर आई थी शुरुआत में, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी जी एंटरटेनमेंट के सिर्फ जी ग्रुप के शेयरों में, जो कुछ और भी मीडिया स्टॉक्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी देखी गई थी। अब ये जो खबर आई है, मुहर लग चुकी है कि अब ये डील आगे प्रोसीड होने वाली है, इसके बाद जो मीडिया स्टॉक्स है उसमें क्या करना चाहिए, आप किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारे स्टॉक का डिफरेंट फंडामेंटल्स होते हैं, बट जी के केस में मैं क्या जैसे मेरा सोच है कि द कंपनीज का फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, जो कंसर्न्स थे वो कम हो जाएंगे, एंड द कंपनी ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग। नाउ जो न्यू बोर्ड रहेगा वो फोकस करेंगे जो उनका बैलेंस शीट है उसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। So and also they will start investing on the digital assets, जो भी उनका आप है Z5 एंड सोनी का भी सोनी लिव है। सो उनमें से उनका डिसीजन होगा किसको कैसे आगे लिया जाए, वो डिजिटल में कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड मोर ओवर जी का भी इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है एज ए पेरेंट का, नो सोनी का पेरेंट जो कंपनी है वो इंटरनेशनल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारे सिनर्जीज हेल्प करेंगे जी का ग्रोथ एज वेल एज also improvement in the balance sheet. So on medium term and long term, I think Z will do well and लोगों का confidence आएगा, investors का confidence आएगा and Z का multiple पे re-rate होगा. That is my view. बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को आपसे लास्ट पता करना था, ये रेशियो आई है ना कि जी के 100 शेयर्स के मुकाबले सोनी के 85 शेयर्स उनको मिलेंगे, ये ठीक है क्या? ये रेशियो ठीक है? 100:85, यानी कि जी के 100 शेयर होल्डिंग पे 85 शेयर सोनी के मिलेंगे। सोनी ऑल्दो नॉन लिस्टेड कंपनी, हाँ राइट। सोनी का नंबर्स पब्लिक नहीं है, बट द रेशियो मेरे हिसाब से मैंने जो प्री कैलकुलेशन किया था एंड द वैल्यूएशन था वो मुझे करेक्ट लग रहे थे, वैल्यूएशन ठीक था, बट मुझे डिटेल वर्कआउट और करना पड़ेगा, बट प्राइमा फेसी इट लुक्स गुड। अग्री, जब आप थोड़ा वर्कआउट कर लें तो एक बार हमको जरा बता भी दीजिएगा ताकि हम ये बात दर्शकों तक भी पहुंचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छी लगा आपसे बातचीत करके। 3-4 अहम चीजें इस डील से निकल के आई हैं कि पहले पुनीत गोयनका बोर्ड में बने रहेंगे एमडी के तौर पर, दूसरी अहम चीज है कि प्रमोटर अपना हिस्सेदारी 47% तक बढ़ा सकता है, तीसरी अहम चीज है कि मर्जर्स को बोर्ड का ही अप्रूवल मिला है 53%, इन्वेस्को को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भी तो बोर्ड का मेंबर ही है जो उसने पहले इशू जहां से शुरू हुआ। और दूसरा जो डेट वाला मामला है वो निजी डेट का मामला है, कंपनी से डेट ना जोड़ा जाए, तो लुक अलाइक ये ठीक है, लेकिन निकुंज की बात भी ठीक है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज भी हो सकता है क्योंकि ये खबर से मार्केट के अंदर रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एक और चीज मैं आपको नोटिस करा दूं, जी का शेयर एफ&ओ बैन में है, आज फ्यूचर्स मत लीजिएगा, इंट्राडे करना हो तो ठीक है, वैसे एफ&ओ बैन में है। छोटा सा ब्रेक के बाद आज के मेहमान हमारे साथ बने होंगे, इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खरा सौदा। और अब चलिए एक बार क्विकली इंडेक्स पर क्या रेंज के लिए आज ट्रेड करना चाहिए, राजेश पालवे जैसे समझ लेते हैं। राजेश, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की रेंज क्या होनी चाहिए आज?
तो प्रियंका जी देखिए कल के सेशन में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन कल अनवाइंड करी और ये काफी इंटरेस्टिंग था कि कल हमें 17,100 की स्ट्राइक में भी अनवाइंडिंग होते हुए दिखी। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो पुलबैक कल के सेशन में देखने को मिला था आज भी वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी स्पॉट पे वो रहेगा करीब 16,900 के आसपास। 16,900 एक काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल जैसा प्ले आउट करेगा। अगर हम इस लेवल को निकाल पाते हैं तो फिर यहाँ से ये पुल बैक और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और फिर रेंज जो खुल जाएगी वो करीब होगी 17,100 तक की, क्योंकि जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने पोजीशन अनवाइंड करी है कल पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे। 16,700 16,800 की स्ट्राइक पे उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पे पुट राइटिंग करते हुए दिखे। तो ये तो कम से कम यहाँ पे ये पता लगता है डेटा से कि हम बेस हायर साइड पे अब शिफ्ट हो रहा है। जो एक करेक्शन था कहीं ना कहीं वो एक पुल बैक के ट्रेड में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो रेंज जो हमें लग रही है आज के सेशन के लिए वो होगी करीब 16,750 से लेकर 16,900। ये एक इंट्राडे रेंज रहेगी। आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ से फ्रेश डायरेक्शन डिसाइड करेगा आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। हम ये मान के चल रहे हैं अगर कोई डिप मिलती है 16,700 750 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी नियर टर्म ट्रेड सेटअप के हिसाब से। ठीक है। और राजेश आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आज के लिए? तो कल के सेशन में देखें तो आईटी सेक्टर काफी अच्छा मूव दिखाते हुए दिख रहा था। उसमें एचसीएल टेक का सेटअप हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने वीकली सेटअप के हिसाब से पिछले 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखा कल के सेशन में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा स्टॉक में। हमें लगता है यहाँ से 1255 तक के अपसाइड के टारगेट एचसीएल टेक में आते हुए दिख सकते हैं। तो आईटी सेक्टर एक कंटिन्यूटी रखता हुआ दिख सकता है आज भी हमें, और हमें लगता है 1185 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक को बाय किया जा सकता है। जो दूसरा सेक्टर और स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस, और केमिकल स्पेस में हम नवीन फ्लोरिन के साथ बाय करने की सलाह देंगे। ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके के इसके डेली वीकली सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक में अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 4,050 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें नवीन फ्लोरिन में। यहाँ से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 3910 का। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। ये स्टॉक पे देखें तो एक करेक्शन के बाद जो कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें बनते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे मूव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 925 तक के टारगेट हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट में आते हुए दिख सकते हैं। 875 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। एचसीएल टेक 1255, 1185 का स्टॉप लॉस है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपको 925 का टारगेट है। 8888 का एक स्टॉप लॉस है। नवीन फ्लोरो का एक बार टारगेट बताना सर, टारगेट क्या था स्टॉप लॉस का, सिर्फ वही बताओ बस। नवीन फ्लोराइन का टारगेट है 4040 और स्टॉप लॉस होंगे 3910। 3910 आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस है और 4040 आपका जो है टारगेट है। ये लिख लीजिएगा, एक नई प्लेट में बना दीजिएगा। नवीन फ्लोरो 4040 का टारगेट, 3900 का एक स्टॉप लॉस है। मंदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जरा करते हैं बातचीत। मंदार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके आज के ट्रेड कौन से हैं? डिम्पी जी गुड मॉर्निंग। 4 ट्रेड्स हैं, 3 इन्वेस्टमेंट के तौर पे हैं, 6 महीने से 1 साल का व्यू, और एक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। पहला स्टॉक रहेगा एक्सपीओ सॉल्यूशंस। ये मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल का व्यू अगर रखते हैं तो ये एक मल्टीबैगर हो सकता है। करंट प्राइस इसका है 1690, इसमें बाय करना चाहिए। 1480 का स्टॉप लॉस होगा, 2200 का ऊपर में टारगेट होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान रेक्टिफायर। ये करंटली ट्रेड कर रहा है 216 की लेवल पे। ये भी एक मल्टी बैगर हो सकता है 1 साल की व्यू से, तो इसमें एक बाय बनता है। 175 का स्टॉप लॉस होगा, 270 का ऊपर में टारगेट होगा। तीसरा जो स्टॉक है वो मानकीसिया कोट मेटल है। ये 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें बाइंग स्टॉप लॉस होगा 23 का और ऊपर में टारगेट होगा 32 का। और लास्ट वाला जो स्टॉक है ये पोखरना है, ये शॉर्ट टर्म के व्यू से है। कल इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। एक महीने की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ब्रेकआउट जनरेट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर 837 तक ये चल सकता है, तो इसलिए इसमें एक बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा 661 का। आपने ना सर 3 शेयर हमको बताए हैं, एक तो हिंद रेक्टिफायर बताया, दूसरा पोखरना बताया, और जो पहला शेयर जिसका 2200 का टारगेट था, शेयर का नाम बताएंगे क्या था वो? एक्सपीओ सॉल्यूशंस। एक्सपीओ सॉल्यूशंस, ओके ठीक है, एक्सपीओ सॉल्यूशंस हो, ठीक है सर। ये 3 ही शेयर है, एक शॉर्ट टर्म वाला भी तो शेयर है होगा आपका? डिम्पी जी 4 शेयर है टोटल। पहला था एक्सपीओ सॉल्यूशंस, हिंद रेक्टिफायर, पोखरना, तीसरा जो स्टॉक है वो है मानकीसिया कोट मेटल। ओके ओके, मानकीसिया, ठीक है सर। उसका टारगेट और स्टॉप लॉस?
मानकीशिया कोट मेटल का स्टॉप लॉस होगा 23 रुपया और ऊपर में टारगेट होगा 32 रुपया। 32 रुपए का टारगेट है, मनकेसिया के नाम से ये मिल जाएगा। ये नहीं, दूसरे वाला है, मनकेसिया के नाम से 32 रुपए का टारगेट होगा, 23 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये आप शेयर्स आज नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के मेहमानों के ये सौदे हो गए। बिल्कुल, चलिए अब ट्रेडिंग कॉल्स की बात हो गई, अब दूसरे कुछ स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर किस तरह की ब्रोकरेज हाउसेस से व्यूज आए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। अल्कोहल स्टॉक्स आज एक्शन में हो सकता है, राजेश जी ने उस पर कॉल भी दिया, उसका रीजन है वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ जो एक्साइज ड्यूटीज हैं उसमें चेंजेस किए हैं। आप अगर बात करें यहाँ पर एक अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है, प्री कोविड लेवल पर अब बात की जा रही है कि जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, जो वॉल्यूम्स है वो वापस फिर से आ गए हैं। हमारे साथ इस पर इनफैक्ट विनी भी जुड़ेंगी इस पर और डिटेल्स देने के लिए। और दूसरे कुछ और स्टॉक्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है HUL की। HUL पे भी एक सिटी की रिपोर्ट आई है और वहां पर भी खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है लगभग 3000 रुपए प्रति शेयर का। अल्कोहल स्टॉक्स पे राजेश आपने तो खैर कॉल दी ही, मंदार से एक बार व्यू समझ लेते हैं। मंदार, आपके यहाँ क्या पसंद होगी? प्रियंका जी आप फिर से एक बार अल्कोहल स्टॉक्स आपको लगता है आज बजिंग रहेंगे? आपकी तरफ से भी कोई कॉल होगी यहाँ? चलिए कोई बात नहीं, एक बार पहले विनी से समझ लेते हैं इस पूरे मैटर पर डिटेल्स की कितनी एक्साइज कम और ज्यादा की गई है, प्रीवियस लेवल्स क्या थे। विनी के पास पूरी डिटेल्स, विनी बताएं। दिसंबर का महीना है और लिकर स्टॉक्स श्योरली फोकस में है। मेनली हम देखा जाए तो काफी ट्रिगर्स आ रहे हैं लिकर स्टॉक्स के लिए, काफी पॉजिटिव्स भी आ रहे हैं। एक तो देखा जाए तो रिसेंटली ड्यूटी कट्स काफी हुई है अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए। महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी कट की जा रही है, वहां पे आंध्रा में भी वैट का रिडक्शन हुआ है, दिल्ली में भी वैट का रिडक्शन हुआ है। तो देखा जाए तो ये सब जो परसेंटेज रिड्यूस हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी 150% है, कारण 300% था पहला, अब 150% हो गया है। आंध्र प्रदेश में वैट जो था 130 to 190%, अभी वो सिर्फ 35 to 60% है। और दिल्ली में भी 25% से अभी 1% है। तो काफी बेनिफिट होता है ये अल्कोहल इंडस्ट्री को भी। उसके अलावा देखा जाए तो जो सेल्स है, बिक्री है अल्कोहल स्टॉक्स की, वो भी काफी प्री कोविड लेवल्स पे आ रही है। और ये था ऑब्वियसली ओमिक्रॉन के पहले की बात हो रही है, अभी ग्रोथ भी अबाउ प्री कोविड लेवल्स हो गया है काफी सारे कंपनीज के लिए। उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम भी कंटिन्यूड है, वो एक्सपेक्ट करे कि ये ग्रोथ मोमेंटम भी कंटिन्यूड रहेगी। ऑन प्रेमाइसेस जो रिकवरी है वो भी 80 to 85% है प्री कोविड लेवल्स पे। बियर्स की भी सेल्स जो है वो भी उसके वॉल्यूम्स भी अराउंड प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। और इन होम कंजम्पशन जो हुई थी वो वहां पे काफी इंक्रीज हुई थी प्री कोविड के टाइम्स पे, तो वो भी अभी तक बॉयंट ही है, अच्छी हुई हो रही है वहां पे इन होम कंजम्पशन भी। उसके अलावा जो की ट्रिगर्स हो सकते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री पे वो है पॉजिटिव रेगुलेटरी पॉलिसीज जो है काफी पॉजिटिव है, तो वो ड्राइव करेगी ग्रोथ को। आउट ऑफ होम कंजम्पशन भी रिकवर हो रही है, ऑप्टिमिज्म है। प्रीमियम सेगमेंट में अभी काफी सारे कंपनीज फोकस कर रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छी बेनिफिट करेंगी कंपनीज को। और भूले नहीं ये अपकमिंग फेस्टिव सीजन है, दिसंबर का महीना है, हॉलिडे सीजन है, तो वहां पे भी बिक्री काफी अच्छी होती है अल्कोहल कंपनीज की। नॉर्मली देखते हैं तो Q3 का जो सेल्स है उनका हाईएस्ट होता है ओवरऑल ईयर में, तो वो श्योरली पॉजिटिव क्वार्टर होता है अल्कोहल कंपनीज के लिए। और उनके इनपुट कॉस्ट भी देखा जाए तो काफी मैनेजेबल है अदर FMCG कंपनीज के कंपेयर टू, तो काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। और ये स्टॉक्स को हम श्योरली ध्यान में रखेंगे। कल भी देखे तो लिकर स्टॉक्स काफी बस कर रहे थे। तो लिकर बिक्री को लेकर एक डिटेल हमने आपको बताई। अक्रॉस द स्टेट हम देख रहे हैं वैट में कटौती देखने को मिल रही है, उसका फायदा यहाँ पर इन शेयरों को मिल सकता है। कल हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, FMCG की दिग्गज कंपनी HUL। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं और सृष्टि जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताइए HUL पर जो रिपोर्ट आई है क्या कुछ डिटेल्स निकली हैं उस रिपोर्ट में? जी हाँ, HUL पे आज सिटी की बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पे सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए
3065 के अपने लक्ष्य बताए हैं, जो कि स्टॉक के लिए एक नया ऑल टाइम हाई भी होगा और साथ ही जो कि मौजूदा भाव से अगर देखें तो करीब 35% की अपसाइड वो देख रहे हैं। अब सिटी का ये मानना है कि जो छोटी अवधि में ग्रोथ देखने को मिलेगी वो अर्बन मार्केट्स में ज्यादा मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही हम जानते हैं कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं थी ये सारी एफएमसीजी कंपनीज पे हावी हो रही थी। सिटी का ये मानना है कि HUL जो भी मार्केट चैलेंजेस हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन को लेकर उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर रहा है और साथ ही छोटी अवधि में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी प्राइसिंग के चलते वो काफी अच्छी होगी HUL के लिए। साथ ही सिटी का ये भी कहना है कि करीब 75% से अधिक जो HUL का पोर्टफोलियो है वहां पे कंपनी लगातार वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही टर्म्स में गेन कर रही है अपना मार्केट शेयर, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। और इन सभी के चलते सिटी ने जो इनके तीसरी तिमाही FY22 का जो आय का फोरकास्ट है जो कि अनुमान है 11% की बढ़त का उसको मेंटेन किया है। इसके अलावा वैल्यूएशन पे सिटी का कहना है कि जो अब वैल्यूएशन प्रीमियम है भारत की ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर अब वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके चलते ये आकर्षक लग रहा है। तो HUL पे आज आप जरूर फोकस रखें। बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्कोहल पे पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए कि डिटेल में कितना स्टेट कितना रेवेन्यू कमाता है और कहाँ पे ड्यूटीज कट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। HUL पे हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भाव तुमको ये तो पता लग गया कि 3000 तक जा सकता है, लेकिन क्या एंट्री यहीं पे लेनी है? 100-200 रुपए की गुंजाइश बनती है? ये हमको बताने वाले हैं राजेश पलविया। राजेश सर, ये जो रिपोर्ट आई ना सिटी की, ये तो कह रहे हैं कि 3000 तक जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया 3000 तक जाएगा भी, एंट्री का लेवल यही है? ये 2275 के आसपास एंट्री करें, थोड़ा नीचे 100 रुपए गुंजाइश और है, कहाँ पे कैसे ट्रेड करें इसमें? तो डिम्पी जी देखिए HUL में करीब अगर हम देखें तो ये चौथा मंथ है जहां पे हम कंटिन्यूस अगर देखें सेटअप के हिसाब से लोअर लो फॉर्मेशन इसमें बनते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वीकनेस जरूर बनते हुए दिख रही है। तो 4 मंथ में स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हमने 2800 से 2200 के जोन तक देखा है। हालांकि स्टॉक अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट अभी तक पुल बैक एक्शन बना नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। तो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है। अगर इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो एक सपोर्ट के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है 2200 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे एक स्टैगर्ड मैनर में जरूर बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर थोड़े स्टेबल होते हैं तो बिल्कुल यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2400 2450 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल बाय करने की सलाह देंगे 2200 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है। तो ये राय HUL पर दे दी गई है। एक और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी ग्रेविटा इंडिया पर, ये घरेलू रिपोर्ट है, एनकी की इनिशिएट की है कवरेज और 380 के लेवल्स देख रहे हैं। इनफैक्ट कल के ही अगर कारोबारी सत्र में देखें हम तो स्टॉक ने करीब 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया। मिड कैप स्पेस में टॉप गेनर था ये शेयर ग्रेविटा। मंदार, आपकी क्या राय बन रही है ग्रेविटा इंडिया पे? एमके जो लेवल्स देख रहे हैं वो तो उन्होंने तो 380 तक के लेवल्स देख लिए हैं और कल की जो तेजी आई है उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिलहाल अभी वेट करें, थोड़ा नीचे आने दे शेयर को? मंदार, आपसे रिक्वेस्ट हो कि अपना माइक अनम्यूट कर लें। पूजा जी, ग्रेविटा पिछले 4 महीनों का अगर चार्ट चेक करते हैं तो 200 और 240 इस तरीके का एक रेंज बना हुआ है स्टॉक के लिए, और उसके पहले का अगर 1-1.5 साल का मूव देखते हैं तो ये स्टॉक 35 रुपए से ऊपर 240 तक बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने ये स्टॉक यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा, तो अक्यूमुलेट करने के लिए बहुत चांस मिलेगा। अगर सवाल यह है कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, तो मुझे फिलहाल ये अच्छा लग रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 180 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 200 और 240 के बीच में अगले 6 महीने में जो ट्रेड करेगा वहां पे धीरे धीरे करके ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर में 340 से लेके 400 का 3 साल के व्यू से इसमें टारगेट जरूर बन सकता है।
ओके, तो ग्रेविटा स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय बन रही है बाजार पर, वो आपको सुनवा देते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने आईटी और डिजिटल सेगमेंट में अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई है। आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जो कन्वेंशनल आपके प्रॉफिट पूल है, जैसे इंडियन आईटी है, योर बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है, so like हमारे wealth creation study में it is very clear that almost 24-25% comes from maybe even 27-28% comes from banking and financial companies. Then you have another 23-24% coming from IT, which has emerged as the largest sector. और मुझे ऐसा लगता है कि going forward in next 5-6 years, this IT sector is not only going to have large rise in the total profits, but the quality of profit is also very good. So I think that is going to become, it could become the largest sector, but I don't think it can beat the BFSI, but still IT remains a very large one. Now the new segment which is coming up is the digital segment. Right now most of the companies are not making money. Few of them like IndiaMart are not making money, but very small. But I think serious amount of money running into thousands of crores will be made in next 2-3 years by some companies. So my sense is that in next 10 years, I think one of the segments which will have a very large share of profit of the total corporate profits. Total corporate profit itself will grow by say 50% in next 10 years. So it will be 4x from here. Say if you make about 5 lakh crores profit, it will be about 20 lakh crores in next 10 years. But of that, about 20% would be coming from digital companies. So it will be a very large segment as we go forward. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब एक बार राजेश पालविया से कुछ और स्टॉक्स पर नजरिया ले लेते हैं। राजेश, आज बैंकिंग स्टॉक्स के लिए किस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है? दो बड़े ट्रिगर्स जिनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल विंटर सेशन पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, हालांकि कैबिनेट नोट जरूर आया था, लेकिन अभी भी दो बैंक्स पर जिन पर प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी वहां कोई फैसला नहीं दिया गया। सरकारी बैंक्स, आपको लगता है कि ऑलरेडी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं सरकारी बैंक्स, और अब शायद ये न्यूज थोड़ा और ट्रिगर कर सकती है उसमें सेल ऑफ? और दूसरा, यस बैंक का आज सेटअप कैसा लग रहा है? ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी कि बोर्ड फंड रेजिंग के प्लान्स रख रहा है और अब खबर पर मुहर भी लगी है। 10,000 करोड़ राउंड अबाउट फंड्स रेज होने हैं यस बैंक में। बैंकिंग स्टॉक्स एंड यस बैंक इन स्पेसिफिक। तो प्रियंका जी, देखिए, बैंक निफ्टी का सेटअप और बैंकिंग स्टॉक्स का सेटअप देखे तो एक अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। कल के पुलबैक में भी कोई भी सिग्निफिकेंट एक अप मूव नहीं बना, हालांकि दूसरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव था, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस अभी भी रहेगी, क्योंकि देखें तो कोई भी एक पुलबैक जो बना था कल के सेशन में वापस से सप्लाई बनते हुए दिखा है। स्पेशली पीएसयू बैंक में देखें तो एसबीआई, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स ने अपने एक जो नियर टर्म सपोर्ट एरिया थे उनको ब्रेक डाउन भी करते हुए उनके नीचे क्लोज होते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी 35,100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, जब तक हमें नहीं लगता कि कोई शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी बनेगा, क्योंकि अभी भी सिस्टम में अभी भी काफी शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में। तो हमें लगता है 35,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। अगर उसके ऊपर हम क्रॉस करते हैं तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है और एक पुल बैक थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स, तो पुल बैक का ट्रेड रूल आउट भी नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स पे हमें आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखना होगा। निफ्टी पे 16,900 और बैंक निफ्टी में 35,100, ये लेवल के बाद अच्छा एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। यस बैंक की बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके मंथली सेटअप की बात करें तो स्टॉक में जो एक हायर साइड पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, करीब बना हुआ है 16 रुपए के आसपास, और नीचे में जो बेस बने हुए हैं उसके 11 रुपए, तो 11 रुपए से 16 रुपए एक रेंज में काफी समय से ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो यहाँ से 14 रुपए 50 पैसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल को स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो एक अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और ये लगता है कि फिर उसके बाद एक रेंज का ब्रेकआउट भी उसमें बनते हुए दिख सकता है। तो आज के लिए 14 रुपीज 50 पैसा अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और लोअर साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीब 12 रुपए 25 पैसे के आसपास। चलिए, बिल्कुल, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स पर एक चर्चा राय है राजेश के। एक बार
ये समझ लेते हैं कि आज जब सुबह हमने निकुंज से सोनी और जी डील पर उनके व्यूज पूछने की कोशिश की कि ये क्या पूरे मीडिया सेक्टर के लिए री रेटिंग है, जी के लिए इन स्पेसिफिक आगे किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, उस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं एक बार और। देखिए, ये डील आने वाली थी, ये खबर यह बज मार्केट में चल रही थी। और कल जो हमने जी में मूवमेंट देखा था सेकंड हाफ में, कई मीडिया फोरम्स पे, इकोनॉमिक टाइम्स में अरिजीत वर्मन ने, कई लोगों ने कल ऑलरेडी ट्वीटिंग चालू कर दी थी ये बोल करके कि भाई लगता है जी और सोनी की डील चली जाएगी। तो दो बड़ी बातें हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर कुल दिस बी ए केस ऑफ बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, बिकॉज डिम्पी जिस प्रकार से हमने देखा है कि जी स्टॉक की जो पोजीशनिंग थी वो पोजीशनिंग इस डील के सेल थ्रू को लेकर के दोबारा हो चुकी थी। जब पहली बार डील अनाउंस हुई थी तो स्टॉक के अंदर 30 से 35% का अच्छा उछाल आया था। उसके बाद स्टॉक गिरा, 300 के नीचे गया, सबको लगने लगा भाई इन्वेस्ट को मिनॉरिटी शेयर होल्डर है, उसका इसमें बेनिफिट है, वो डील क्यों रोकेगा, और जाहिर है उन्होंने डील नहीं रोकी। सो कुड इट बी ए केस ऑफ बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, जैसा हमने इंडिया बुल्स फाइनेंस में देखा था, जैसा हमने भारतीय में देखा था। यह तो आज 9:15 या 9:30 बजे ही पता लगेगा। दूसरी बात होती है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, उस पर आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं फुल्ली इस बात को इंडोर्स करूंगा कि इस इवेंट से जी का पी मल्टीपल बढ़ सकता है। हम देख रहे हैं ग्लोबली किस प्रकार के स्टैक्स बन रहे हैं मीडिया के अंदर, भाई कॉमकास्ट हो, भले वो डिज्नी हो, तो इंडिया के अंदर भी उस तरह का एक स्टैक बन रहा है। फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है? कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी ओवरप्ले। अभी इस कंबाइंड एंटिटी की जो टोटल मार्केट शेयर रहेगी वो करीब 26% रहेगी। प्रॉफिट की आप बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। गेमिंग और स्पोर्ट्स जैसे जो नीश पॉकेट्स है, जो कि हाई ग्रोथ पॉकेट्स है, वह भी जी के पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो जी का जो स्टॉक था डिम्पी 2019 के बाद, वह जो पूरा डेट का इश्यू आया था, उसके बाद मासिव रूप से डीरेट हुआ था। क्या इस डील के बाद इसका पी मल्टीपल नॉर्मलाइज हो जाएगा? मेरे को लगता है होगा। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म री रेटिंग है। और इसके अलावा अगर मीडिया की बात करें डिम्पी, हम एक मीडिया कंपनी है बेनेट एंड कोलमैन, जो इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। उस डिस्क्लोजर के साथ अगर मैं बोलूं तो आप मीडिया कंपनीज को देखिए, द कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया इज नॉट इवन $15 बिलियन। तो क्या इतने बड़े इकोनॉमी में क्या आपको मीडिया सेक्टर इस पी मल्टीपल पे मिल सकता है? द आंसर टू दैट इज नो। तो मेरे को क्या लगता है कि पूरा का पूरा जो मीडिया सेक्टर है, इट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ री रेटिंग। इसमें जबरदस्त री रेटिंग हुई थी, इकोनॉमी में मार पड़ी थी, डिजिटल को लेकर के टेलीविजन बिजनेस, एनालॉग बिजनेस को काफी नुकसान हुआ था। मगर अब न्यूज मीडिया कंपनीज के अंदर एक भारी हिस्सा डिजिटल से आता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल के अंदर जो हो रहा है वो न्यूज मीडिया को, टेलीविजन मीडिया को उसका नुकसान होगा। अब जो बुके लेवल पर वह काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सेक्टर है जो 2022 में री रेट हो सकता है, आई थिंक मीडिया हो सकता है। इंटरेस्टिंग मीडिया हो सकता है। और निकुंज ने बहुत बारीकी से आपको इस पूरी डील के फायदे नुकसान सब आपको गिनवा दिए। और हालांकि आज अच्छी बढ़त के साथ खुल सकता है। अभी इस प्राइस सेटल नहीं हुए हैं, ये 10% से शुरू हुआ था जिसका पहला टीका आया था, अभी करीब 2.25% है और हो सकता है लाल निशान में भी हो जाए। तो आज निकुंज जो बात सुबह आपको बता रहे थे कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, कि खबर से पहले खरीदो और खबर आते समय बेच दो, तो ये हो सकता है जी के साथ आज हो जाए। अभी तक तो बिल्कुल फ्लैट ही उम्मीद है। खैर इस बीच एक और अहम खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास। कॉक्स एंड किंग के करीब 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज रेजोल्यूशन को झटका लग सकता है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर बताएं। जी हाँ, कॉक्स एंड किंग के लेंडर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लेंडर्स करीब 6,000 करोड़ रुपए की डेट का रेजोल्यूशन का वेट कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑफिशियल लिक्विडेटर ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और क्लेम्स मंगाए हैं फ्रेश तरीके से। ये क्लेम्स सारे स्टेक होल्डर्स से मंगवाए गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी शामिल हैं। और ये जो क्लेम्स हैं वो 19 फरवरी 2022 तक भेजे जा सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, जिसमें सबसे पहले रिजर्व प्राइस तय की जाएगी और उसके ऊपर बिडर्स अपने बिड सबमिट कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है कॉक्स एंड किंग्स का, वो अक्टूबर 2019 से चल रहा है और तब से लेंडर्स कोशिश कर रहे थे कि कोई बायर मिले कंपनी का, और जिससे
वो जो अपना कर्ज है उस पर थोड़ी रिकवरी कर पाए। लेकिन अब चूंकि लिक्विडेशन होगा कंपनी का और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूत्र ये बोल रहे हैं कि अब 500 करोड़ रुपए के आसपास वो लिक्विडेशन वैल्यू है। तो अगर आप कर्ज को देखें 5,838 करोड़ के मुकाबले 500 करोड़, तो लेंडर्स को शायद 90% के आसपास या उससे भी ज्यादा हेयर कट लेना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि जो लिक्विडेशन प्रक्रिया है उससे कुछ थोड़ा भी अमाउंट लेंडर्स रिकवर कर पाते हैं या नहीं। 6,000 करोड़ रुपए कुल मिला के बैंकों का फंसा हो, जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है सिर्फ 500 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। यानी कि विमान भी लिया जाए कि 500 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा, तब भी 5500 करोड़ रुपए का नुकसान तो बैंकर्स को झेलना पड़ ही सकता है। सबसे बड़ा कंटेंडर यस बैंक है जिसके पैसे फंसेंगे 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक्सक्लूसिव खबर थी जो अंकुर आपको बता रहे थे। खैर, मार्केट में इस बीच इंडिकेटिव टिक्स आने फ्रीज हो गए हैं क्योंकि 9:08 पे फ्रीज होता है। जो बढ़ने वाले शेयर्स है उसमें हिंडाल्को, HUL, SCL टेक, ये तीनों शेयर्स हैं। HUL पे एक रिपोर्ट आई है, SCL टेक आज हमारे मेहमान राजेश जी की कॉल भी है। हिंडाल्को कल से अच्छा चल रहा है, कल की क्लोजिंग अच्छी है। और टाटा मोटर्स, ये सभी शेयर 1-1% ऊपर हैं। आज टाटा स्टील और SBI भी ठीक है, आज इनमें भी बढ़त आई है। पावर ग्रिड पहुंच गया 200 के नीचे। मारुति सुजुकी ये भी आज लाल निशान में खुलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज लाल निशान में खुलेगा। एक खबर अभी आप इंडिया सीमेंट के रिगार्डिंग देख पा रहे थे, राधाकृष्ण दमानी ने हिस्सेदारी खरीदी है, वो शेयर आज ठीक खुल रहा है। लगे हाथ एक काम आप और कीजिए, आपने जरा जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी दिखा दीजिए, वो कहाँ पे फ्रीज हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज काफी हद तक यस सेलोन न्यूज बिल्कुल ठीक, और बाय ऑन र्यूमर सेलोन न्यूज पॉजिटिव खबर, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत में ही 5 रुपए नीचे जी एंटरटेनमेंट खुलता हुआ आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब राजेश जी और मंदार हमारे साथ हैं। राजेश सर, एक बार आज जो SCL टेक है आपका 13 रुपए ऊपर खुल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ले ले 13 रुपए ऊपर खुलते हुए भी। बिल्कुल डिम्पी जी, लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने वीकली सेटअप पे अच्छा काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो ये दिखाता है। और कल के सेशन में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक 1255 1260 जो टारगेट सजेस्ट करे वहां तक अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो IT सेक्टर यहाँ से हमें लगता है कि और भी परफॉर्म करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। बिल्कुल। एक राय राजेश आपसे लेना चाहेंगे यस बैंक पर, यहाँ पर भी राय दीजिए। 2 खबरें थी हमारी और दोनों एक्सक्लूसिव ही थी। यस बैंक पहले तो 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, इस तरह की भी खबर आई, मंजूरी मिल चुकी है। और अब कॉक्सिंग किंग्स की जो अब रिसेंट खबर आ रही है, यस बैंक को झटका लगने की भी बात की जा रही है। जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर होते हुए दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है, तेजी हो सकती है आगे और ज्यादा ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, और करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए यस बैंक में? तो पूजा जी देखिए, काफी लंबे समय से एक रेंज में ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। 15 रुपए से 11 रुपए ये एक रेंज बनी हुई है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो बड़ा ब्रेकआउट तो इसका 15 रुपए के ऊपर होगा। जब तक ये 15 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए करेगा। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप से अगर हम बात करें, बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो 14 रुपए 50 पैसे 14 रुपए 25 पैसे तक ये स्टॉक में अपमूव बिल्कुल आ सकता है, जो कि इसके लिए एक हर्डल जैसा या सप्लाई जोन जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे 12 रुपए 50 पैसे 12 रुपए 25 पैसे ये एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग व्यू से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें एक सिग्निफिकेंट अपमूव या एक जिसको हम बोलते हैं कि टर्न अराउंड होगा स्टॉक, वो 15 रुपए के ऊपर ही होगा। जब तक वो 15 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं होगा, ये एक रेंज में ही फंसा रहेगा और इसमें कंसोलिडेशन की एक्टिविटी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। और अब आप इस वक्त एक फ्लैश भी देख पा रहे हैं। जी में लगभग 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। दोनों तरह से आज जी के स्टॉक को देखना चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि सेल ऑन न्यूज का ट्रिगर हो सकता है जिसके चलते शायद आज जी पर प्रेशर हो। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, पूरे री रेटिंग इस पैक में जी की हुई है जब से डील अनाउंस हुई थी, तो ये जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक अच्छा शेयर है। तो यहाँ पर लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन की भी अटेम्प्ट होंगे। फिलहाल प्री ओपन में आपको 10 लाख शेयरों का सौदा जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर दिख रहा है। इनफैक्ट अब देखना होगा कि पूरे ही जी पैक में किस तरह की ओपनिंग देखने को मिलती है। कल लास्ट आवर में हमने जी एंटरटेनमेंट के, जी लर्न, इनफैक्ट पूरे मीडिया स्पेस को आप देखें तो कल सेकेंड लार्जेस्ट रिकवरी जिस स्पेस में आई थी वो मीडिया पैक में थी। मेटल में पहली रिकवरी दिखी और उसके बाद मीडिया में। और पीछे के आप कुछ दिन पहले भी देखें तो लगातार हम देख रहे हैं मीडिया पैक में, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो या फिर उनकी एंसिलरीज हो, वहां पर आपको एक अच्छा अपमूव
मूव दिख रहा था। अब देखना होगा कि कैसे आज मार्केट ओपन होती है। फिलहाल जो खबरों वाले शेयर हैं उनके दम पर आज प्री ओपन में भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। एफएमसीजी स्पेस पर नजर होगी। एफएमसीजी स्पेस पर पहले भी एक ब्रोकिंग फर्म ने, बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने कहा था कि एफएमसीजी कंपनियां प्राइस हाइक करेंगी और एचयूएल ने भी दाम बढ़ाए, पीछे आईटीसी ने दाम बढ़ाए, हमने देखा, लेकिन कुछ खास मूव नहीं आया था। लेकिन अब आज एचयूएल पर एक ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट भी है। देखना होगा कि आज कैसी मूव होती है और आईटी पैक जो लगातार अप मूव में है, क्या वो आज भी अपनी मूवमेंट को जारी रखता है। मेटल पैक, आईटी पैक, इन सब पर फोकस जरूर होगा। फिलहाल प्री ओपन में आपको एक इंडिकेटिव टिक्स में आपको आज लगभग 90 ऑड पॉइंट्स की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। सो 16,800 के पार खुलने की हम तैयारी कर रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह से मार्केट्स ओपन होती हैं, लेकिन क्लियरली ट्रिगर है क्योंकि आज अल्कोहल शेयर्स पर एक पॉजिटिव न्यूज है, तो शायद एक बजी आपको ये पूरा स्पेस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल जरूर दिख सकता है। प्री ओपन थीम, सेकेंडली वी आर नियर टू द हॉलिडे, और इस पुल बैक सेशन में जिस तरह के शॉट्स इन स्पेस पर बने हैं, जाहिर तौर पर यहां पर शायद एक रीबाउंड सेशन हमें देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है प्रियंका, अगर आप देखें, भले आप हम बहुत बड़े गैप के साथ शायद ना खुले निफ्टी के अंदर, लेकिन आज जो शेयर्स का मोमेंटम है वो आपका पॉजिटिव दिखेगा। मेरे पास जो शीट है उसमें से निफ्टी के अगर मैं सिर्फ 50 शेयर देख रहा हूं तो उस 50 शेयरों में सिर्फ 3 शेयर अल्ट्राटेक, मारुति और पावर ग्रिड, ये तीनों ही सिर्फ कमजोर है, अदरवाइज और सब तो ठीक ही खुल रहे हैं। चलिए ठीक है। अब मार्केट ओपनिंग से पहले आपको आज के स्वदेश हीरो के बारे में बता दें। आज स्वदेश हीरो के तौर पर हमने देश के जाने माने म्यूचुअल फंड हाउस सुंदरम म्यूचुअल फंड्स को चुना है। आइए कंपनी के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। देश का जाना माना म्यूचुअल फंड हाउस सुंदरम म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम जो देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। सुंदरम म्यूचुअल फंड फाइनेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है जिसके पास 35 लाख से ज्यादा निवेशक हैं और करीब 42,000 करोड़ से ज्यादा का AUM। वैसे तो सुंदरम म्यूचुअल फंड 25 से ज्यादा फंड स्कीम चलाता है, लेकिन सुंदरम ब्लू चिप फंड लोगों को काफी पसंद आया है और इस फंड ने 38% रिटर्न दिया है। 25 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सुंदरम म्यूचुअल फंड को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। चलिए अब सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बेल बजाकर आज के मार्केट की ओपनिंग करें। ठीक है, तो मार्केट ओपन्स अप 16,800 के ऊपर ही हम खुले हैं। कल हम 16,800 के नीचे क्लोज हुए थे। राउंड अबाउट 100 पॉइंट्स का गैप अप आपको निफ्टी पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर आपको लगभग 200 से ज्यादा पॉइंट्स की अप मूव दिख रही है, लेकिन ये तेजी बैंक निफ्टी पर कितनी सस्टेन करती है ये देखना होगा। फिलहाल जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं निफ्टी में, उसमें अब भी टॉप गेनर आपको आईटी पैक से HCL टेक दिख रहा है। 1.5% तेजी के साथ HCL टेक आपको दिख रहा है। बजाज ट्विंस में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। कल हालांकि ये रिकवरी मोड में नहीं देख रहे थे, सेकेंड हाफ में इनमें अच्छा जो कल बढ़त मिली थी वो इस दोनों स्टॉक्स ने खो दी थी, लेकिन बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों 1% के आसपास खुले हैं। टाटा मोटर्स में भी आपको एक रीबाउंड दिख रहा है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स इन ऑटो स्पेस, पीछे के जो सेल ऑफ आया उसमें हमने देखा, लेकिन अभी फिलहाल 1.5% तेजी के साथ आपको टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है। रिलायंस आपको 1% तेज दिख रहा है। अगर ये तेजी जारी रहती है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी में एक बड़ा मूवर रिलायंस जरूर क्रिएट कर सकता है। ऑटो पैक से आपको M&M इसमें भी तेजी दिख रही है, और साथ ही आपको मेटल्स पैक में टाटा स्टील, JSW स्टील, इनमें फिर से एक तेजी है। आज HDFC बैंक परफॉर्म कर रहा है, लगभग 1% की तेजी HDFC बैंक में फिलहाल है। ICICI बैंक में 1% की तेजी है। देखना होगा कि ये तेजी, ये मोमेंटम कितनी देर तक सस्टेन करता है। और इसके अलावा पावर ग्रिड और IOC यहाँ पर एक प्रेशर जरूर है। पावर ग्रिड ऑफ कोर्स इतने बड़े मूव के बाद यहाँ थोड़ा सा प्रेशर भी, और यहाँ एक डिविडेंड की डेट थी, शायद वो पूरी हो चुकी है। सो एक ये ट्रिगर रहेगा, और साथ ही तो अभी फिलहाल आपको सारे सेक्टर्स हरे निशान में दिख रहे हैं। निफ्टी के टोटल काउंटर्स आपको सिर्फ 3 ऐसे काउंटर्स है जहां पर अभी लाल निशान है, लेकिन रीटेस्ट करेगा ये लेवल्स को बाजार, ये देखना होगा। जिनपी आप कहां देख रहे हैं? बिल्कुल, आज मिड कैप पे भी नजर है, लेकिन इस बीच में आपको ना वापस से वही शीट दिखाना चाहूंगा जो भी आप पहले दिखा रहे थे, जिसमें एडवांस डिक्लाइन भी। आज आप देखिए 1400 शेयर फिर से बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी ने आज 16,800 कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मार्केट बेट थोड़ी शुरुआत में ठीक दिख रही है। F&O के शेयर भी 168 शेयर ऊपर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट के 3 बड़े प्लेयर, एक तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HUL
और तीसरा ITC, SCL टेक या TCS इन्फोसिस को भी काउंट कर सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो मार्केट को बहुत अच्छा बेच देते हैं। SBI इकलौता ऐसा शेयर है बैंक निफ्टी के अंदर जो आज अच्छी मोमेंटम शुरुआत में आपको दिखा रहा है, बट फिर भी ठीक है, इसको नोटिस किया जा सकता है। मिड कैप कैटेगरी में इंडिया सीमेंट सबसे ऊपर है, अदानी ट्रांस 3% की बढ़त के साथ है। अब जरा मेहमानों से पता करने का समय हो गया कि इन सभी शेयर्स में जो मोमेंटम वाले इसमें करें क्या। राजेश जी, आपसे शुरू करते हैं। इंडिया सीमेंट 6% ऊपर, क्या किया जाए? तो डिम्पी जी बिल्कुल ये पूरे सीमेंट स्पेस में कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था और आज इंडिया सीमेंट का ये मूव अब स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके का मूव बना है और जो रिवर्सल बना है करेक्शन के बाद, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड किया जा सकता है। 184 ये स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुल बैक बना है 200 रुपए तक इंडिया सीमेंट में अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो इंडिया सीमेंट पे यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। जिनके पास लोअर साइड की पोजीशन है 184 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें 200 तक के टारगेट के। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2345 है, इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? मंदार, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपना व्यू पॉइंट दीजिए। 1.5% ऊपर है शुरुआत में ही। ऑडियो अपना ऑन कर लीजिए। आपको हम सुनना चाहते हैं, आप ऑडियो ऑफ मत कीजिए। डिम्पी जी, ये लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है स्टॉक में 2350 के लेवल्स पे। ये ब्रेक करके ऊपर चलता है तो मुझे लगता है 2400 2420 तक ये स्टॉक ऊपर में चल सकता है। बिल्कुल। आप इस वक्त अगर डेरिवेटिव स्पेस को देखें तो आपको वहां डेरिवेटिव स्पेस में बैंकिंग काउंटर्स में कैनरा बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मूव दिखाई दे रहा है जो लगता है कि शायद, और अर्बिल बैंक। सो देखना होगा कि क्या ये मूव जो है ये सस्टेन करेगा। बैंकिंग स्पेस पर अब आज किस तरह का सेटअप होगा राजेश? मार्केट ओपनिंग के बाद आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये स्ट्रेंथ और सस्टेन करेगा मूव? देखिए प्रियंका जी, देखिए ओवरसोल्ड जोन से सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक रिकवरी का ट्रेड कल भी बना था और आज ओपनिंग के बाद वापस हमें एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो हम लेवल मॉनिटर कर रहे हैं वो है 35,100 का। ये लेवल क्रॉस होगा तो बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग जो बन सकती है वो बिल्कुल सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बिल्कुल यहाँ से बन सकती है और निफ्टी को भी कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। कैनरा बैंक का सेटअप हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है और जिस जगह सा कल लो बना के स्टॉक आज रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। 197 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है 210 तक की अपसाइड की जगह बिल्कुल बनी हुई है। करंट लेवल से 192 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और कैनरा बैंक को बाय किया जा सकता है। और दूसरा ही अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक में अगर हम बात करें तो ICICI बैंक में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है इसको भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ICICI बैंक में जिस तरीके से लो बना करीब 700 के आसपास और जो रिकवरी बनी थी हमें लगता है आज भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 745 750 ये अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ICICI बैंक में इस पुल बैक में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 715 ये स्टॉप लॉस रख के ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और अब बजाज फाइनेंस को इस वक्त देखें, दोनों बजाज ट्विंस इस वक्त परफॉर्म भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर इसलिए भी देखा जाता है कि बजाज फाइनेंस परफॉर्म कर रहा है और सबसे पहला सेल ऑफ अगर आता है तो उन काउंटर्स में आता है जहां पे वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का ट्रिगर होता है। अब क्या लग रहा है कि आज स्ट्रेंथ जो दिखा रहा है उससे लग रहा है कि आपको NBFC बैंकिंग फाइनेंस शायद जो ओवरसोल्ड जोन है, आपने पहली इंडिकेशन जरूर दी है राजेश, लेकिन इसको ये स्ट्रेंथ देगा क्योंकि बजाज फाइनेंस लगभग 1.5% ऊपर है। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए अगर ओवरऑल मार्केट को अगर यहाँ से रिकवरी का ट्रेड बनाना है तो बिल्कुल बैंकिंग और NBFC सेक्टर को यहाँ से रिकवर होना बहुत जरूरी है। निफ्टी को अब यहाँ से जो लीड या सपोर्ट दे सकता है वो बैंकिंग और NBFC ही स्पेस होगा क्योंकि ये सेक्टर में बिल्कुल एक ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और रिकवरी यहाँ पे रूल आउट नहीं की जा सकती। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा है। कल के सेशन में अगर हम देखें तो 6500 के आसपास के जो लो बने थे वो लेवल को इसने 2 बार टेस्ट करके वहां से एक रिकवरी दे रहा है। तो बजाज फाइनेंस में हमें लगता है 6500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका। अगर ये लेवल अब नहीं टूटता है तो यहाँ से एक रिकवरी का ट्रेड बिल्कुल बनेगा जो कि इसको फिर 7000 की तरफ, 7200 की तरफ वापस से लेके जा सकता है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 6500 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है। वॉलेटिलिटी में अगर डिप मिलती तो बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। वहीं बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से अभी सेटअप बना हुआ है हमें लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है अब 15,800 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल है। वो लेवल अगर ब्रीच नहीं होते डाउन साइड में तो इसमें भी एक रिकवरी बन सकती है जो कि स्टॉक को अपने रेजिस्टेंस जोन 16,400 ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक इसके लिए पुल बैक यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है।
बिल्कुल। मंदार, आपसे राय लेना चाहेंगे एक आध स्टॉक्स पर। इसमें देखिए, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है। स्टॉक इस पर 2% ऊपर आ चुका है। बीच में ये स्टॉक 260 के भी नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको आदित्य बिरला फैशन? कोई ट्रेड दिख रहा है आपको इस स्टॉक में? पूजा जी, फिलहाल ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में से गुजर रहा है। 255 और 295 इस तरीके का इसका रेंज है, तो सपोर्ट टेस्ट करके अब ये ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर की लेवल्स टेस्ट करने की कोशिश करेगा अगले कुछ दिनों में। सो 295 ये टारगेट बन सकता है। लेकिन ये तो हुआ शॉर्ट टर्म का व्यू। लॉन्ग टर्म के व्यू से ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है। जब तक ये 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू जरूर बनता है। ये मुझे लगता है कि आगे जाते हुए मल्टीबैगर बन सकता है। यानी लॉन्ग टर्म का व्यू अगर रखते हैं 2 से 3 साल का, तो इसमें 400 से 500 तक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ये लेवल पे इसमें एक्यूमुलेशन जरूर बनता है। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन में नीचे में 245 का 245 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और 2 से 3 साल के व्यू के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट बन सकती है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर। एक और स्टॉक जो कि ऊपर आया है वो है पीवीआर। राजेश, पीवीआर के चार्ट्स देखकर बताइए। स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है पीवीआर के स्टॉक में? पूजा जी, कल के सेशन में अगर हम देखें तो एक इंडिसाइसिव मूव था। आज कल के सेशन का हाई क्रॉस होते हुए दिख रहा है, तो 1297 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करके इसके ऊपर ही ट्रेड करता है तो बिल्कुल यहाँ से एक अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखे 1290 के आसपास, और इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है 1340 1350 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। जी एंटरटेनमेंट एक बार वापस से दिखा सकते हैं। आज दोनों ही लोग अपने अपने आप को थैंक यू कर रहे होंगे कि अच्छा है आज बाजार बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुला, जी नहीं खुला। ये भी सोच रहे होंगे अच्छा है आज बहुत बड़े गैप डाउन नहीं हुए हम। तो अब अगर दोनों ही अपने आप को थैंक यू कर रहे हैं तो अब नए निवेशकों को क्या करना चाहिए? डील तो हो गई पूरी। राजेश जी, अब क्या करना चाहिए? ना तो बढ़त मिली ना ही गिरावट मिली, खबर आ गई आराम से निकल गई, अभी क्या करना है? तो डिम्पी जी देखिए, एक रीजन तो है कि एफ&ओ बैन में काफी एडजस्टमेंट वहां पे है। तो हमें लगता है कि शायद ये एक्सपायरी तक तो ये स्टॉक जब तक या तो बैन से बाहर नहीं निकलेगा, स्टॉक में थोड़ा सा एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो हमने पहले भी सजेस्ट करे थे 335 के, आज का लो भी अगर आप देखेंगे तो 336 का लो बना है। तो 335 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो 335 के लेवल को अगले 1-2 सेशन के लिए बिल्कुल होल्ड करना होगा। अगर 335 होल्ड करेगा तो हमें लगता है ये स्टॉक में अप मूव बिल्कुल आते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन होल्ड रखें, और अपसाइड में जैसे ही 355 का लेवल क्रॉस होगा तो एक अच्छा अप मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 380 भी यहाँ से स्टॉक आगे आने वाले दिनों में मूव होते हुए दिख सकता है। बट स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो 335 का होगा, बिल्कुल प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एक शेयर ना मेरी लिस्ट में बार बार आ रहा है, हालांकि है वो फार्मास्यूटिकल्स का शेयर, वो है सन फार्मा। मंदार, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, क्योंकि कई एनालिस्ट से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा शेयर है ये। आज ठीक चल रहा है, आज थोड़ा कॉन्टेरियन भी है मार्केट के अंदर, एग्रेसिव शेयर भी, और फार्मास्यूटिकल से सन फार्मा भी ठीक चल रहा है। एक बार आपका व्यू पॉइंट। मैं इसको 1000 रुपए तक का टारगेट रखना चाहता हूं, तो क्या मैं सही सोच रहा हूं? डिम्पी जी, इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू अगर रखते हैं और 1 साल का व्यू रखते हैं तो 1000 रुपीज का टारगेट जरूर बन सकता है। शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं तो 780 का इसमें एक अभी फिलहाल सपोर्ट बनता है। 780 के ऊपर ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म की लेवल्स होंगी 820 और 840 के आसपास। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये 750 के लेवल्स पे बार बार आके बाउंस बैक कर लेता है तो ऐसे लगता है कि इसमें अंडर करंट पॉजिटिव है, और अगले कुछ दिनों में ये ऊपर जाते हुए हमें जरूर दिखेगा। चलिए ठीक है, तो एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप फिलहाल देख सकते हैं कि रिलायंस पर 7 लाख शेयरों की एक डील हुई है 2343 के भाव पर, लगभग 2344 के भाव पर हो गया ये। तो एग्जैक्टली इस वक्त जो बाजार में हम अगर माहौल देख पा रहे हैं, ग्लोबली भी हमने देखा कि कंप्लीटली रिस्क ऑन एनवायरनमेंट का माहौल आपको यूएस मार्केट्स में कल के ट्रेड में दिखा, यूरोपियन मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में, और आप क्लियरली आप डिफेंसिव को आज सेल आउट होते हुए देख रहे हैं। एफएमसीजी हो, फार्मा स्पेस हो, वहां
आपको शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं और आपको इस वक्त लॉन्ग बनते हुए दिख रहा है बैंकिंग स्पेस में, फाइनेंस स्पेस में, सीमेंट्स में, मीडिया सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज। सो क्लियरली ओमिक्रॉन के जो फियर्स हैं वो इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन क्योंकि बाजारों में हमने ग्लोबली देखा एक सेल ऑफ का माहौल रहा, लगातार 3 दिन गिरावट रही यूएस मार्केट्स में, वहां पर एक रिकवरी आई। इंडिया में भी हमने देखा पिछले इंडियन इंडाइसेस में पिछले 2-3 दिन तक जो सेल ऑफ था उसके बाद कल रिकवर हुए बाजार और आज भी वो तेजी फिलहाल के लिए जारी है। सो कंप्लीटली रिस्क ऑन एनवायरनमेंट जो हमें इस वक्त दिख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे और एक बड़ी वॉइस भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, एक बार फिर से मार्केट्स पर रुक कर लेते हैं। इस वक्त जिस तेजी की एंटिसिपेशन थी कि वो शायद सस्टेन कर जाएगी या फिर ऊपर के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा बाजार, हाफ एन आवर आफ्टर द क्लोज मार्केट हमने ये तेजी थोड़ी सी बढ़ते हुए देखी है। 16,900 के ऊपर है। राजेश पालवी अब हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, क्या ट्रेड्स अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे बाजार में? आपको लगता है लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं? वी हैव ऑलरेडी क्रॉस हाफ एन आवर। बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से अब 16,900 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही 35,000 के लेवल को, अगर ये दो लेवल आज होल्ड होते हैं तो हमें लगता है ड्यूरिंग द डे और भी अपसाइड एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। लीकर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इसमें मैकडॉवेल हमने ऑलरेडी एक रिकमेंड किया था, वो काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है तो उसको होल्ड किया जा सकता है। जो यहाँ पे इसी स्पेस में हमें जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो जीएम ब्रेवरीज। ये स्टॉक में देखें तो एक वीकली सेटअप के हिसाब से 5 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। 782 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है ये स्टॉक अब 850 860 की तरफ अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो जीएम ब्रेवरीज को बाय किया जा सकता है करंट लेवल से 755 का स्टॉप लॉस रखे 850 860 तक की अपसाइड के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था केमिकल स्पेस में, उसमें नवीन फ्लोराइन में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। इसी स्पेस में हमें लगता है दीपक नाइट्राइट को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। दीपक नाइट्राइट के सेटअप के हिसाब से भी देखें तो एक करेक्शन कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है दीपक नाइट्राइट यहाँ पे एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2440 2460 तक की अपसाइड हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2280 के आसपास और दीपक नाइट्राइट को भी बाय किया जा सकता है। जो तीसरा स्पेस यहाँ पे बजिंग लग रहा है वो हमें लग रहा है कि फार्मा स्पेस को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। फार्मा स्पेस में भी एक अच्छा बाय मूव बनते हुए दिख रहा है। सन फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखें। सन फार्मा के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ विजिबल है डेली सेटअप के हिसाब से 820 830 तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 775 ये स्टॉप लॉस रख के सन फार्मा बाय किया जा सकता है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया था पीएसयू बैंक, उसमें कैनरा बैंक हम डिस्कस किए थे, काफी अच्छा मूव उसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक को अभी भी यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करें और हमें लगता है कि ये अपमूव और एक्सटेंड हो सकता है। 210 तक की भी अपसाइड इसमें कंटिन्यू हो सकती है। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 192 कर लें। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप और देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एक तो मेट्रो ब्रांड की लिस्टिंग होने वाली है, ये ठीक 10 बजे बेल रिंगिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद इसके रेट आपको आ जाएंगे। हालांकि 12% डिस्काउंट पर सेटल हुआ है, यानी कि 500 का जो इश्यू प्राइस था वो 12% के डिस्काउंट पर है 437 पे। पहले तो बड़े खतरनाक टिका रहे थे 200 रुपए नीचे। खैर एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, एक शेयर जो जी एंटरटेनमेंट की इस डील से उभर के सामने निकल के आया जो कि नोटिस हो रहा हुआ है डिश टीवी। राजेश सर एक बार जरा डिश टीवी को देखो, 3-3.5% ऊपर है। एक्चुअली अगर पर्सनल कैपेसिटी पे भी देखा जाए तो एक शायद थोड़ा रिलीफ डिश टीवी को भी मिल सकता है आगे। एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट, 4% ऊपर हो गया अब। तो बिल्कुल डिश टीवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रेड टू ट्रेड में ये स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट बना है हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से और भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अपसाइड में, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से बन चुका है। वीकली सेटअप में मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने एक बाउंस दिया जो कि इसका करीब है 16 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड मुझे लगता है जो इसमें अब ओपन हो चुकी है वो करीब है 19 रुपए और 21 रुपए तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। आपसे और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लिस्टिंग पे भी आपको ले चलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर एक कामकाज आज थोड़ा बेहतर है। अगर आप शुरुआती स्कीम में जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं ना, झटका लगना, वो आज थोड़ा कम लग रहा है आज बाजार के अंदर। आज शुरुआत में जो बढ़त दिखाई मार्केट उसको मेंटेन कर रहा है और लीडरशिप अच्छे हाथों में है आज।
वो आपको सब निफ्टी पे आज साफ साफ दिख रहा होगा। खैर मैं मिड कैप कैटेगरी में आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट की ब्रेथ के अंदर जब लीडरशिप अच्छी हो तो मिड कैप के शेयर्स काफी अच्छे चलते हैं। रेडिको खैतान आपकी लिस्ट में यूनाइटेड स्पिरिट्स था, दूसरा शेयर आप रेडिको खैतान ही बता रहे थे ना राजेश सर। अभी रेडिको खैतान 5% ऊपर है, क्या अभी और गुंजाइश भी है क्या इसमें? तो डिम्पी जी हमने जिक्र किया था जीएम ब्रेवरीज का, बिल्कुल रेडिको खैतान को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अगर सेटअप देखें डेली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से रिवर्सल बना है इसमें हमें लगता है ये पूरी स्पेस ही हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा और अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगी। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है जो कि है करीब 1150 के आसपास। हमें लगता है जैसे ही 1150 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी विजिबल होते हुए दिखेगा वीकली सेटअप पे और स्टॉक में फिर अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं करीब 1300 तक की भी अपसाइड इसमें ओपन होते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल रेडिको को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। चलिए 1300 तक का लेवल देख सकते हैं और इस वक्त आप देखें मेट्रो ब्रांड्स की लिस्टिंग इस वक्त इशू लिस्ट हो चुका है। 500 रुपए इसका इशू प्राइस था और ये लिस्ट हुआ है लगभग 10.5% नीचे डिस्काउंट पर, यानी 448 रुपए के इशू प्राइस हालांकि 500 रुपए था और ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम चल रहा था उससे ये एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि शायद आज थोड़ी सी वीक लिस्टिंग हो सकती है। तो कंपनी ने रॉबस्ट प्लान रखे, हालांकि कंपनी के 3 ब्रांड्स भी हैं मेट्रो शूज मेट्रो ब्रांड्स के अंडर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन भी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। लास्ट सब्सक्रिप्शन इसका हुआ था, हालांकि सब्सक्रिप्शन तो आ गया था 4 गुना, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन भी आया बट वो आया लास्ट डे था। तो पहले 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि सब्सक्राइब होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आखिरकार सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन हाँ क्योंकि प्राइस वैल्यू इक्वेशन को लेकर अब मार्केट बहुत सतर्क है। पेटीएम के बाद अगर आप थोड़ी सी भी वैल्यूएशन को ऊपर लेके आएंगे जो आपके बिजनेस से कोरिलेट नहीं कर रही, आपके फ्यूचर एक्सपेंशन से कोरिलेट नहीं कर रही, आपके डेट और बैलेंस शीट से कोरिलेट नहीं कर रही है, तो इस तरह का आपको थोड़ा डिस्काउंटिंग देता है बाजार लिस्टिंग के बाद। 11% की डिस्काउंट के साथ लिस्टिंग, 440 का भाव, 500 रुपए पे था। ये मैनेजमेंट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं बेल रिंगिंग सेरेमनी में जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज हो रही है। आगे बढ़े जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ बड़ी कॉर्पोरेट वॉइसेस को भी लाने का वक्त हो गया है। हमारे साथ स्टार सीमेंट के आज मैनेजमेंट जुड़े हैं। हमारे साथ है सीईओ संजय कुमार गुप्ता। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। संजय जी, सबसे पहले पूछना चाहेंगे डिमांड पर, प्राइसिंग ट्रेंड पर, सीमेंट इंडस्ट्री किस तरह का आउटलुक आप यहाँ पर हमें यहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जैसे ओपन अप थीम हुई है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगर किक ऑफ कर रहे हैं तो सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैसा डिमांड आउटलुक दिख रहा है आपको? अभी तो जो सीमेंट इंडस्ट्री में ओवरऑल डिमांड का जो सिनेरियो है वो आई विल से इज स्टेबल अभी, क्योंकि अभी भी बारिश का सीजन खत्म हुआ है। थर्ड क्वार्टर में डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे थे कि डिमांड थोड़ी बेटर रहेगी, लेकिन नवंबर के महीने में हमने देखा है कि करीब डिमांड में 20 से 25% की गिरावट आएगी। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ फेस्टिव सीजन की वजह से भी रही हो, क्योंकि नवंबर और अक्टूबर में काफी फेस्टिवल्स थे। दिसंबर में अगर हम देखें तो दिसंबर में डिमांड अभी तक थोड़ी स्टेबल है और नवंबर से डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर के मुकाबले अभी ये डिमांड करीब 2-3% अभी भी कम है। बट हमारी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर 4 और FY22 में सीमेंट की डिमांड काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि डिमांड जो है वो लार्जली इंडिविजुअल हाउस बिल्डिंग सेगमेंट और गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट से लेड है। तो हमारी उम्मीद है कि डिमांड आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी। जहां तक आपने प्राइस और मार्जिन का सवाल किया है, प्राइसिंग में डेफिनेटली एक प्रेशर क्वार्टर 3 में भी देखने को मिला है, और वो लार्जली ड्रिवन रहा है क्योंकि डिमांड में काफी गिरावट आ गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में प्राइसेस भी थोड़े इम्प्रूव होंगे, बिकॉज क्या है, सारी सीमेंट कंपनियां आज के डेट में बहुत ही कॉस्ट प्रेशर से बहुत ज्यादा जूझ रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा सीमेंट जो है वो काफी कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और हर जगह जो है करीब कोल प्राइसेस अगर आप देखें तो 2 गुने हो चुके हैं, और इवन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। सो सीमेंट इंडस्ट्री डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर से जूझ रही है, उसे ये कॉस्ट भी डेफिनेटली पास ऑन करना पड़ेगा अगर उनको मार्जिन अपनी मेंटेन करनी है।
मार्जिन मेंटेन करने हैं तो कॉस्ट को पास ऑन करना पड़ेगा, यानी कि आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आगे चल के सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। सर ये कितने बढ़ सकते हैं, कितना हाइक हो सकता है, तो थोड़ा इसका आइडिया हमको दे दीजिए। और दूसरा आगे चल के डिमांड कैसी रहेगी टिपिकली विंटर्स में भी? नहीं, देखिए प्राइस हाइक तभी पॉसिबल होगा जब डिमांड आउटलुक थोड़ी बेहतर है, क्योंकि बिना डिमांड के प्राइसेस के हाइक में भी स्टेबिलिटी आना मुश्किल होता है। सो इसलिए जब तक डिमांड का आउटलुक इम्प्रूव नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस बढ़ेंगे। जहां तक प्राइस गिरने का सवाल है, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि प्राइस यहाँ से और नीचे गिरेंगे। मेरी उम्मीद ये है कि प्राइस डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि प्राइस आज की डेट में जो है वो 8 से 10% से ऊपर गिर चुका है। तो इनका और फर्दर स्लाइड होना मुझे नहीं लगता कि वो होगा, लुकिंग एट द कॉस्ट प्रेशर विद इंडस्ट्रीज फेसिंग। बट मेरा ये मानना है कि प्राइस डेफिनेटली यहाँ से बढ़ेंगे, बट कितना बढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा कितनी डिमांड ग्रोथ आती है। ओके सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री का जो कैपेक्स प्लान है आने वाले समय में वो किस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप अभी फिलहाल उसको होल्ड करना चाह रहे हैं और आने वाली जो पॉलिसीज है 6 महीने में उसका वेट करेंगे? नहीं, देखिए अभी इंडस्ट्री में काफी कैपेसिटी है ऑलरेडी। बड़े सीमेंट प्लांट करीब आज के डेट में भी 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लांट या कौन से की बात कर रहे हैं। सो अभी भी एक काफी हेडरूम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने का। सो बहुत कोई एग्रेसिव कैपेक्स होने वाले हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। ईस्टर्न सेक्टर में डेफिनेटली कुछ कैपेक्स प्लान है, कुछ प्लान है और वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे, बट कोई बहुत लार्ज स्केल कैपेक्स किसी भी कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-80% की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली सीमेंट में कैपेसिटी नई कैपेसिटी का आएगी और वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल जो है डिमांड का सिनेरियो एंड ओवरऑल इंफ्रा डेवलपमेंट जो कंट्री में है वो कैसा रहा। राइट संजय जी, साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जितने भी प्लांट्स हैं आपके वो क्या 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन प्लांट से हो रही है, और किस तरह के इश्यूज, क्या कोई लेबर चैलेंजेस हैं या फिर कोई और इश्यूज जो आपको लग रहा है परसिस्ट कर रहे हैं? ये हमारी खुद की जो हमारा मेघालय में हमारे प्लांट क्या मेघालय और असम में है, और अभी एक हमारा एक ग्राइंडिंग प्लांट हमने सिलीगुड़ी में चालू किया है। मेघालय के प्लांट हमारा करीब 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। असम के प्लांट करीब 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और हमारे जो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी का प्लांट है वो करीब 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। गोइंग फॉरवर्ड जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि कैपेसिटी बेहतर होगा, और क्योंकि यहाँ से डिमांड भी बेहतर है। सो आने वाले टाइम पे हम लोग एक 3 मिलियन टन का एक क्लिंकर प्लांट मेघालय में लगाने का उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम एक ग्राइंडिंग प्लांट ग्राइंडिंग प्लांट लगाएंगे, और एक हम अभी 13 मेगावाट का WHR प्लांट मेघालय में लगा। ये अभी तक आपके ऑनगोइंग कैपेक्स प्लांट हैं कंपनी के, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सर आप नॉर्थ ईस्ट में जाने माने प्लेयर हैं, आपका मार्केट शेयर करीब करीब 23% के आसपास है, और गवर्नमेंट भी अब नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती, बहुत इंफ्रा पुश दे रही है, और आप तो रॉ मटेरियल हैं आप, तो कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है जो गवर्नमेंट पुश आपको दे रही है, इंफ्रा पॉलिसीज वहां पे लेके आ रही है? नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी पुश कर रही है, और ओवरऑल सीमेंट की डिमांड का जो ग्रोथ है नॉर्थ ईस्ट में वो अभी भी बेहतर है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। अगर आप ओवरऑल सीमेंट डिमांड ग्रोथ देखें तो करीब 7 से 8% की सीमेंट डिमांड ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, और मेरी उम्मीद है कि 2021-22 आने वाले सालों में हम सिमिलर इससे बेहतर डिमांड ग्रोथ देखेंगे। वो लार्जली रिटेल सेगमेंट और की वजह से होगा।
मेरा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है क्योंकि ये काफी अंडर डेवलप्ड रीजन है, बहुत कुछ अभी कैचअप करना है और यहाँ पे सीमेंट डिमांड बहुत बेहतर है। ओके, चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और कंपनी के बिजनेस आउटलुक पर डिटेल में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार मार्केट पर भी देख लेते हैं किस तरह का एक्शन रहा है। इस वक्त देखिए निफ्टी भी 103 अंक ऊपर है, सेंसेक्स में 340 अंक की बढ़त है और बैंक निफ्टी करीब 250 अंक की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। राजेश, हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टार सीमेंट के मैनेजमेंट से भी बात की। स्टॉक इस वक्त करीब 1 से 1.25% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है 95 के लेवल के आसपास। क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? पूजा जी, देखिए स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल सेटअप तो पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक एक करेक्शन में गुजरते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें सेटअप के हिसाब से तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक अब अपने अपर रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जैसे ही 98 का लेवल क्रॉस होगा तो इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे एक रिवर्सल के यहाँ पे एक इंडिकेशन बनेंगे और जो कि फिर स्टॉक में हमें लगता है अपसाइड में फिर वहां से 120 तक की भी अपसाइड इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। सेक्टर में देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें तो काफी अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 85 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। अपसाइड में हमें लगता है वापस 115 120 तक की अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्टार सीमेंट पे। इनफैक्ट आज हम अगर पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस ही देखें तो वहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। इंडिया सीमेंट में जो ब्लॉक डील हुई थी उसके माफ कीजिएगा, इंडिया सीमेंट में जो आर के दमानी का जो स्टेक बढ़ा है उसकी वजह से हमने देखा कि करीब 6% ऊपर है। इसके अलावा मंगलम सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, जेके सीमेंट, सभी स्टॉक करीब 2 से 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं और इसमें लार्ज कैप जो कंपनियां हैं वो भी इसमें योगदान दे रही है इस तेजी में। राजेश, ओवरऑल सीमेंट स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? मिड कैप सीमेंट कंपनियों के साथ जाना चाहेंगे या स्पेस में लार्ज कैप अभी भी अट्रैक्टिव लग रही है आपको इन स्तरों पर? तो बिल्कुल देखिए सीमेंट स्पेस में जो हमने देखा कि करेक्शन जो हुआ है वो भी अभी भी, लेकिन सारे स्टॉक्स में देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में बात करें तो हमें लगता है कि एसीसी काफी अच्छी लेवल पे अभी अवेलेबल है। करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा 3-4 महीने का एक साइडवेज करेक्शन एक्टिविटी ऑलरेडी इसमें होते हुए दिख चुकी है। हमें लगता है एसीसी को यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके से इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुए थे, ये स्टॉक में जो टारगेट बन के आते हैं उस सेटअप के हिसाब से वो टारगेट तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2600 तक के भी हमें लगता है आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एसीसी में जो करेक्शन हुआ है ये एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल बाय करने की। 2150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 2150 2100 ये रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2050 स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है वापस से ये स्टॉक में अपसाइड का मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2400 से 2500 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है एसीसी को। इंडिया सीमेंट का सेटअप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और हमें लगता है वो स्टॉक भी यहाँ से आपको कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, उसे भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस अपडेट के लिए। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज रिफाइनरीज संजय खन्ना हमसे जुड़ गए। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीसीएल के हाइड्रोजन प्लांट्स को लेकर ग्रीन एनर्जी में किस तरह के प्लान्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक रीसेंट आपकी कोलैबोरेशन हुई है बीआरसी के साथ और आप जिस तरह से स्केल अप कर रहे हैं इस स्पेस को, और इनफैक्ट रिलायंस के बाद एक बड़ी कंपनी बीपीसीएल है जिसने इस पूरे स्पेस में मूव लिया है, हाइड्रोजन कंज्यूमर को लेकर प्लान्स अनाउंस किए हैं, कंजम्पशन को लेकर। क्या प्लान्स रहेंगे आपके सर? धन्यवाद प्रियंका। जैसा आप लोग ने सब ने सुना होगा कि हमारे चेयरमैन साहब श्री अरुण सिंह जी ने अनाउंस किया था कि बीपीसीएल और बीआरसी दोनों मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के फील्ड में हम कदम रख रहे हैं। बीआरसी ने सक्सेसफुली एक लैब स्केल पे एक ग्रीन हाइड्रोजन सेल डेवलप किया है और इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। और जब बीपीसीएल जायंट उनके साथ जोड़ेगा और इसको स्केल अप के लिए हमारा अगले साल में प्लान है कि इसको 1 टन पर डे की कैपेसिटी पे लेके जाने का, और अगले 3 सालों में हमारा जो हमारी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो करीब 10% इस प्रोजेक्ट के थ्रू मीट की जाएगी। तो
तो ये हमारा इमीडिएट प्लान है और डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस हम इसको कोशिश करेंगे कि वो स्केल अप की जो अवधि है उसको कम की जा सके। संजय जी 10% तो आपके टोटल डिमांड है, इसी डील के साथ हो जाएगी पूरी, लेकिन आपके कैपेक्स प्लान क्या है आगे चल के? 2-3 वर्टिकल और भी हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, एक सोलर है, विंड है, बायोफ्यूल है, तो इस पे आपका कैपेक्स प्लान क्या है और इसमें परसेंटेज कितनी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? जैसे आपने हाइड्रोजन का 10% बताया। जैसे हमने पहले बताया था कि पेट्रोकेमिकल हमारा एक मेन इन्वेस्टमेंट टारगेट रहेगा और कंपनी का प्लान है कि अगले 3 से 5 सालों में करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं और बीना और कोची जो होंगे हमारे मेन सेंटर होंगे जहां पे ये पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन होगा। जैसे आपको पता है कि ईवी एक नया चैलेंज है और क्रूड टू केमिकल इज न्यू मंत्रा और इन दोनों की जो सॉल्यूशन है वो है पेट्रोकेमिकल और उस फील्ड में हम बड़ा काम करने वाले हैं। सोलर के लिए भी प्लान है हमारा यूपी रिफाइनरी में और ऑल्टरनेट एनर्जी में कंपनी ने रिसेंटली एक नया वर्टिकल एस्टैब्लिश किया है और वो नए फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। ओके सर, आजकल जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सब अपने ESG स्कोर पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है उससे हम ये समझना चाहेंगे कि आपका ये जो ESG स्कोर है वो कितना इम्प्रूव होगा, वहाँ पर कितना सुधार देखने को मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम प्लीज। ओके सर, हम ये भी समझना चाह रहे थे कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो काफ़ी सारे इस स्पेस में ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? मैडम, जैसे जो CO2 एमिशन है, जो हमारे कन्वेंशनल वे में जो CO2 एमिशन है वो डेफिनेटली ज़्यादा है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इससे जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट आने वाले समय में जो, बिकॉज हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जब तक हमको फ्यूल को प्यूरिफाई करना है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के जो पॉल्यूटेंट हैं उन सबको निकालने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी और उस हाइड्रोजन को अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन रूट से लाएंगे तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। हमारा BPCL में ही जब हम पूरा ट्रीटमेंट देखते हैं सो 8 to 9 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन के कारण ऑलमोस्ट CO2 एमिशन होता है और अगर आप सोचिए अगर हम इसको 10 to 20% कम कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन रूट पे, इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन विल बी रियली अ गेम चेंजर एंड द वे दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, सारे रिसर्च सेंटर सब R&D आर वर्किंग ऑन इट। इसके विस्तार होने के कारण बहुत हद तक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकेगा। संजय जी, यानी ये तो एक बड़ा ट्रेंड निकल कर आएगा ही। हम आपसे थोड़ा सा और कंजम्पशन ट्रेंड्स को समझना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट से अगर आप बात करें तो डीजल की डिमांड जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट BPCL ने खुद भी EV स्टेशंस को सेटअप करने पर जोर दिया। आपके लगभग 44 तो EV स्टेशंस है और आगे आपके इस स्पेस में और इंक्रीज करने के ही प्लान्स है। अराउंड अबाउट हर 7000 पेट्रोल स्टेशंस पर EV स्टेशंस, EV चार्जिंग स्टेशंस की भी बात की जा रही है। तो क्या माने कि डीजल को लेकर जो है वो डिमांड सिनेरियो जो है वो लगभग वो कम हो रहा है और आगे भी शायद ये एक ट्रेंड जारी रह सकता है? किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप?
मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो एमएस पर आएगा, बिकॉज जितनी भी शॉर्ट व्हीकल, स्मॉल व्हीकल हैं, उन सब के ऑल्टरनेटिव स्लोली इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ऑलरेडी 3 व्हीलर फील्ड में आपने देखा होगा कि ज्यादातर ईवीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, और 2 व्हीलर ऑल्सो दे आर वर्किंग एग्रेसिवली। तो जहां तक डीजल का सवाल है, वहां उस फील्ड में एक्चुअली हमें पावरफुल व्हीकल चाहिए। वो पावर को केटर करने के लिए जो अल्टरनेट फ्यूल है वो अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो डीजल की बट आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि डीजल में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन डीजल की डिमांड अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। रिफाइनिंग डिमांड भी बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन इन द फॉसिल फ्यूल से पेट्रोकेमिकल का जो डिमांड होगी वो बढ़ने वाली है। और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया है कि उनके जो फ्यूल स्टेशन है, जहां जो कन्वेंशनली आपने आजकल फ्यूल और डीजल और एमएस को देखा होगा, वहां पे आपको डीजल, एमएस, सीएनजी, पावर, ये सारे मुहैया कराए जाएंगे। सो हमारे जो पेट्रोल पंप हैं वो समझिए वो एक तरह से एनर्जी स्टेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। संजय जी, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें तो। क्या गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीपीसीएल को लेकर आपसे कुछ और बताया? कोई बात हुई, कोई और अपडेट सर? मुझे लगता है कि वो सारे अपडेट्स तो चैनल से ज्यादा मिलते हैं, और we generally get those updates. If any updates are there, I believe that you are more reliable sources. नहीं सर, हमारे सोर्स तो हम तो आपसे खैर पता करेंगे, कंफर्म करेंगे, बट हाँ ठीक है, मैं बात समझ गया। थोड़ा मामला सरकारी है, तो जब तक पूरी अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक बोलना भी नहीं है, रूमर्स हो जाती है वो। खैर अच्छा सर, एक और चीज मेरे को जो आपसे पता करनी थी वो था कैपेक्स को लेकर, क्योंकि आपके 10,000 करोड़ की योजना थी कैपेक्स की, 7100 करोड़ ऑलरेडी आप कर चुके हो। ये जो 3000 करोड़ रुपए बकाया है, ये कैपेक्स कहाँ पे होगा, मतलब और किस फॉर्म में होगा, और कब तक कंप्लीट कर दोगे आप? हमारा जो अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हमारा 1 to 1.5 लाख करोड़ का टारगेट है, और उसमें जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा पेट्रोकेमिकल पर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीना और कोची हमारे सेंटर रहेंगे, एंड वो हमारे सबसे बड़े, इसके अलावा ईवी चार्जिंग पे हम बड़े वे में काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल हमारा एक और मेन अट्रैक्शन रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पर्पस। ओके सर, हम कहीं पढ़ रहे थे कि कंपनी ने पिछले 2 साल में, यानी कि अगर FY20 से हम देखें अभी तक, तो जो रिटेल आउटलेट है वो करीब 4000 से ज्यादा कंपनी ने ऐड किए हैं। आने वाले समय में क्या प्लान है सर, और क्या लगता है आपको ये जो आउटलेट्स अभी तक कंपनी की तरफ से आए हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी में आपके कितना योगदान करेंगी? मैं कहूंगा कि इन्होंने मतलब बहुत बड़े तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में योगदान किया है। हमारी प्रेजेंस जो रूरल मार्केट में थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस एडिशन से वहां पे भी हमारी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हो गई है। और गए वर्ष में मतलब प्रोडक्ट पे हमने ग्रोथ देखी है। सो मैं कहूंगा कि इस इनिशिएटिव से हमारी मार्केटिंग फील्ड में हमारी प्रेजेंस जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ऑलराइट, संजय जी, क्रूड का क्या ट्रेंड आगे रह सकता है? आपको क्या लगता है? एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि $100 पर बैरल तो भी हो जाएगा, और पहले भी हुआ ही है। अभी फिलहाल आप कैसा ट्रेंड देखते हैं क्रूड को लेकर? जैसे कि हम ट्रेंड देखते हैं, एक तो होता है कि रोजमर्रा का चेंज होता है, एक होता है बड़ा चेंज होता है। जैसे कि हमारे कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं कि जो प्रेजेंट रेट है, द क्रूड विल बी सेटलिंग एट दिस price range only. We are not seeing a very big impact here and there. It could be a once in a while, कभी-कभी ऊपर नीचे होगा, but more or less 70 to 80 के रेंज में क्रूड सेटल रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आज आपने समय दिया, हमसे बात की, इन सारे मैटर्स पर क्लैरिटी मिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ रिफाइनरीज संजय खन्ना हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कई सारे मैटर्स पर हमें अपनी व्यू क्लियरली रखे। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। मुझे, डिम्पी और पूजा को दीजिए इजाजत। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी ट्रेडिंग टिप्स और टेक्निकल चार्ट्स हमारे साथ डिस्कस किए। और खबरों का सिलसिला, बिजनेस जगत से सारी खबर, अपडेट्स ET Now स्वदेश पर लगातार जारी है। नमस्कार।